नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमने पिछली क्लास के अंदर, जो हमारी तीसरी क्लास थी, उसके अंदर हमने आफबो प्रिंसिपल पढ़ा। आफबो प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि हमेशा एक एक करके अपने को इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, जो ऑर्बिटल के अंदर भरेगा। पहले 1s में भरा जाएगा, फिर 2s में भरा जाएगा, फिर 2p में भरा जाएगा। इसी तरह हमने इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम देखा था। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल्स था, जिसे अपन n+l रूल्स बोलते हैं, उसमें पढ़ा था कि भाई यदि n+l जो लॉ है उसमें यदि टोटल असमान आ जाए, n+l का योग असमान आ जाए, तो हमें जिसका टोटल ज्यादा होगा वो हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर होगा, और जो हमेशा टोटल कम आएगा वो हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर होगा। इसका मतलब हमेशा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन को अपने को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। उसी के साथ n+l का एक दूसरा नियम भी ये था कि यदि n+l का टोटल यदि सेम आ जाए तो हमें फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखना पड़ेगा कि जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कम होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को पहले भरना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमने कक्षक पढ़े। कक्षक के साथ साथ कक्षक वो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की 100% प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके बाद हमने पढ़ा नोड। कक्षक में हमने एस पढ़ा, पी पढ़ा, डी पढ़ा, एफ पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था नोड। नोड क्या होता है? कक्षक का जस्ट उल्टा होता है। नोड वो क्षेत्र होता है जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे कम होती है, मतलब जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। जिसमें अपन ने रेडियल नोड पढ़ा था। रेडियल नोड का जो फॉर्मूला है वो n-l-1 होता है। और उसके बाद एक कॉर्नियल नोड भी आता है जिसे अपन सिर्फ l बोलते हैं ना। और उसके बाद में यदि कुल नोड निकालना है तो उसका फॉर्मूला था n-1। तो चलिए आज की हम चौथी क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसमें आज का जो हमारे टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक को बोलते हैं अपन आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूं तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है, जो केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट जो आधारशिला है, उसे अपन आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो आज अपन पढ़ रहे हैं, उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने जो लॉ दिए थे जिससे पीरियोडिक टेबल को हमने पूरा करने में जो सहायता मिली है। लेकिन आज अपन जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी को ही पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको आगे से जहां से आवर्त सारणी का इन्वेंशन हुआ है, जहां से इसको डिस्कवर किया था कुछ साइंटिस्टों ने, उन्होंने कौन कौन से रूल दिए थे वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए फर्स्ट आता है कौन सा? डाबेराइनर स्टेट्स। डाबेराइनर स्टेट्स, डाबेराइनर साहब ने क्या कहा था? डाबेराइनर साहब जी ने ये कहा था कि ये कौन से साइंटिस्ट थे? एक जर्मन रसायनज्ञ थे जिनका पूरा नाम जोहान वुल्फगांग डाबेराइनर है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि समान गुणों वाले तत्वों को तीन तीन कितने के क्रम में बांटा? इन्होंने इनको तीन तीन के समूहों में व्यवस्थित किया, ठीक है। इसकी रूल्स की विशेषता क्या थी कि ये त्रिक है, जो तीन तीन को जो बांटा उसे अपन क्या बोलते हैं? त्रिक बोलते हैं। इसीलिए इसका इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं डाबेराइनर्स ट्रेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको ट्रेड बोल सकते हैं। और हिंदी में आपको पता ही होगा इसको क्या बोलते हैं? त्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? त्रिक बोलते हैं। चलिए, त्रिक के बीच वाले तत्व, मतलब जो मिडल में होता है, त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। मतलब ये कह रहा है कि यदि अपन तीन एलिमेंट को ले लें तो जो पहले वाला और जो तीसरे वाला होगा, मतलब जो पहले वाला और जो तीसरे वाला, इन दोनों का यदि टोटल कर दिया जाए तो बीच वाला जो आएगा, जो मिडिल ऑफ द एलिमेंट है, उसका द्रव्यमान निकाला जा सकता है। जिसमें हमने एग्जांपल के थ्रू में पढ़ा, एक तो लिथियम पढ़ा है, एक सोडियम पढ़ा है और एक पोटेशियम पढ़ा है। एक तो ये पेयर था, एक था कैल्शियम था, एक स्ट्रोंशियम था और एक बेरियम था। एक ये पेयर था, और एक पेयर था अपने पास Cl, क्लोरीन था, ब्रोमीन था और आयोडीन था। अब जैसे मैं आपको यदि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात करके बताऊं तो लिथियम जो है, ये सब लिथियम का एटॉमिक मास जो है वो होता है 7, और पोटेशियम की बात करें तो वो आता है कितना? 39। इसने क्या कहा कि जो तीन एलिमेंट लिए हैं अपने, पहला और तीसरा, उन दोनों का योग करना है। किसका? द्रव्यमानों का योग करना है। तो अपन क्या करें? 7 प्लस
कितना कर दे 39 डिवाइड बाय कितना करें 2। ऐसे मैंने 7 को राउंड ऑफ करके लिखा है, ऐसे लिथियम का 6.9 होता है और पोटेशियम जो है उसका 39.1 होता है। ठीक है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया है। इसका यदि अपन टोटल करें तो कितना आएगा 46 आएगा। 46 को डिवाइड करो 2 से तो कितना आएगा 23 आएगा। इसका मतलब सोडियम का जो होता है ना, सोडियम का, इसने सोडियम का बताया कितना 23 होता है। सोडियम का कितना है? अब ये वाला जो मास होगा, ये वाला मास होगा वो किसका होगा? सोडियम का होगा। किसका होगा? सोडियम का। ये वाला जो मास होगा ना वो किसका हो जाएगा? सोडियम का होगा। ये किसने बताया था? डबल राइनर ने। सेम इसी प्रकार कैल्शियम का भी होता है, स्ट्रोंशियम का भी होता है और बेरियम का भी होता है। उसी प्रकार Cl का भी होता है, Br का भी होता है और I का भी होता है। चलिए, लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन इसने जब दिया तो कुछ ना कुछ तकलीफ आई होगी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ सीमा ही होगी। उस समय ज्ञात सभी तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, वे केवल कुछ ही त्रिक ढूंढ पाए थे। मतलब सबसे बड़ा लिमिटेशन ये था कि इन्होंने एक लिमिटेड जो एलिमेंट था उन्हीं के लिए ये डबल राइनर स्टेट जो था वो लॉ दिया था, बाकी के लिए वो इसको ढूंढ नहीं पाए थे। तो ये था अपने पास डबल राइनर था। इसके बाद में आता अपने पास कौन सा? न्यूलैंड्स। कौन सा आता साहब? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या कहता है? न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की जब भी बात की जाएगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके नाम से ही अपन पता लगा सकते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक, न्यूलैंड्स साइंटिस्ट थे साहब, और अष्टक का मतलब ये होता है 8। अष्टक का मतलब क्या होता है साहब? 8। अष्टक का मतलब होता है 8। तो इस रूल्स में क्या होगा? इसका मतलब कुछ ना कुछ 8 का रोल होगा इसमें, और उस 8 के हिसाब से उन्होंने अपने रूल्स का नाम ही रख लिया, जिसे अपन बोलते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। चलिए, जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान किस्म के हिसाब से रखा था। इनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। कौन से क्रम में व्यवस्थित किया? बढ़ के। इसका मतलब उनको किस में इंक्रीज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी इनको अरेंज कर दिया, व्हेन वी अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? क्वालिटी क्या थी? इसकी विशेषता क्या है? उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। मतलब उन्होंने ये पाया कि जो प्रत्येक 8वां तत्व था उसके जितने भी रासायनिक और भौतिक गुण थे वो हमेशा पहले तत्व से क्या थे? समान थे। पहले तत्व से क्या थे? समान थे। जैसे इन्होंने ये कहा कि जो सा रे गा मा पा दा नी सा, मतलब जो सा है 8वां तत्व, उसके क्या हो जाएगा? अपने पास इक्वल हो जाएगा। 8वां तत्व है ना, उसके क्या हो जाएगा? अपने पास। जैसे लिथियम की बात करें और अपन सोडियम, ये इनकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। सेम बेरिलियम लिथियम के किससे? सोडियम से समान होंगे। बेरिलियम के किससे होंगे? मैग्नीशियम के समान होंगे। जैसे यदि मैं आपको बात करें अपन, तो देखो लिथियम और बेरिलियम की बात करें, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और ये लिख दिया एल्यूमिनियम। चलिए, ये मैंने लिख दिया। अब ये कह रहा है कि लिथियम जो है वो सोडियम से, तो लिथियम और सोडियम से यदि अपन बात करें तो ये वाला जो लिथियम है वो किससे होगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब लिथियम हमेशा शो करेगा किससे? लिथियम हमेशा शो करेगा साहब सोडियम से। किससे शो करेगा साहब? सोडियम से। इसकी प्रॉपर्टी, लिथियम की प्रॉपर्टी और सोडियम की प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी? एक समान हो जाएगी। सेम टू सेम बेरिलियम से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब बेरिलियम जो है वो शो करेगा किससे? मैग्नीशियम से शो करेगा। किससे शो करेगा? मैग्नीशियम से। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक 8वां तत्व जो है वो पहले तत्व से भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के अंदर क्या होता है? समान होता है। ये किसने कहा था साहब? न्यूलैंड्स ने कहा था। किसने कहा था साहब? न्यूलैंड्स ने। चलिए, सीमाएं की बात करें, मतलब इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी। लिमिटेशन में क्या था कि यह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। मतलब ये सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम के आगे जब भी जाएंगे तो न्यूलैंड्स के अष्टक रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है। चलिए, दूसरा है अपने पास
नीलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही है। मतलब उन्होंने ये कहा था कि इन द एटमॉस्फेयर ओनली 56 एलिमेंट आर प्रेजेंट। उन्होंने ये कहा था कि 56 एलिमेंट ही है, इसके अलावा एलिमेंट है ही नहीं। लेकिन इसके बाद आपको पता चला होगा, तो आपको पता ही होगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने हैं, 118 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये भी एक इनकी लिमिटेशन ही है। चलिए थर्ड देखिए, असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा उन्होंने, एक ही स्लॉट में रखा। जैसे कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया। अब कोबाल्ट और निकल तो है मेटल, और फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो तो है नॉन मेटल। इसका मतलब अब इन मेटल, अब इनका और इनका तो कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये गलती ये की कि कोबाल्ट और निकल को किसके साथ रख दिया, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया। ठीक है, तो ये इसकी 3 लिमिटेशन थी। एक बार लास्ट के अंदर मैं आपको वापस सारी स्लाइडें ओपन करूंगा, जिसके अंदर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अपने पास मेंडलीव। कौन आता है साहब, मेंडलीव। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव आवर्त सारणी की बात करें, मेंडलीव की बात करें तो इन्होंने भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारा योगदान दिया था। 1869 की बात है ये। इन्होंने ये कहा था कि यदि अपन जब भी बात करें मेंडलीव की, तो इनका पूरा नाम बात करें तो इनका पूरा नाम जो है ना, उसे अपन बोलते हैं दिमित्री मेंडलीव। क्या बोलते हैं इसको, दिमित्री मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। ठीक है, दिमित्री यदि आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप उसको मेंडलीव याद कर सकते हैं। चलिए, क्या है इसका रूल्स, रूल्स ये है, क्या है इनका रूल्स, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, मतलब भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इट मीन्स द physical and chemical properties are periodic function of atomic mass. Periodic function of atomic mass. Physical and chemical properties of periodic function of atomic physical and chemical properties of elements is a periodic function of periodic function of atomic मास। मतलब ये वाला जो है ना, वो किसके साथ डील करता है, एटॉमिक मास के साथ। ठीक है, चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की जब भी बात की जाएगी तो इसके अंदर 37 पंक्ति होगी। 37 पंक्ति का मतलब ये होता है, जैसे ये वाला जो है मेरे पास, ये तो मेरे पास है 37, और यदि इसको ऊर्ध्वाधर कर दिया जाए, ठीक है ना, ये तो अपने पास हॉरिजॉन्टल है, और यदि मैं इसको ऊर्ध्वाधर कर दूं तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, तो ये कौन सा हो जाएगा अपने पास, ऊर्ध्वाधर, जिसे अपन परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, परपेंडिकुलर या वर्टिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 37 पंक्तियां जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, आवर्त, जिन्हें अपन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, पीरियड कहा गया है। मेंडलीव की मूल सारणी में, मेंडलीव की मूल सारणी के अंदर कितने आवर्त थे साहब, 6 आवर्त थे। कितने आवर्त थे, 6 आवर्त थे। ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब जो वर्टिकल थी, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, समूह, और ग्रुप बोल सकता है इंग्लिश में। और इसके अंदर समूह कितने थे, 8 समूह थे। इसका मतलब आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मेंडलीव के अंदर आवर्त और समूह कितने थे, तो आवर्त तो थे कितने, आवर्त तो थे 6, और समूह कितने थे, आवर्त तो थे 6 और समूह कितने थे, 8 थे। समूह कितने थे, 8 थे। ठीक है, चलिए, एक भविष्यवाणी, मतलब एक इनका एक अच्छा पॉइंट था कि इन्होंने क्या किया था कि आगे के बारे में सोच लिया, और वो भविष्यवाणी क्या की थी, उन्होंने कुछ खाली स्थान छोड़े। उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कुछ खाली स्थान छोड़ दिए। ठीक है, और उन तत्वों के गुणों की सटीक भविष्यवाणी की जो तब तक खोजे नहीं गए थे, जैसे एका बोरेन। जैसे मान लो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट के लिए कुछ खाली जगह छोड़ दी। उस खाली जगह में उस टाइम तो इन्वेंशन नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बाद में इनकी डिस्कवरी हो जाएगी, और जब बाद में इनकी डिस्कवरी होगी तो उन खाली स्थान के अंदर जब डिस्कवरी हो जाए तो उनको वहां पे रख देना। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जहां पे खाली स्थान वहां पे एका बोरेन बोला दिया, ठीक है ना, जहां पे और खाली स्थान था वहां पे एका एल्यूमिनियम, मतलब उन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया एका एल्यूमिनियम, ठीक है। बाद में ये क्रमशः ये जो यहाँ पे जो खाली स्थान रखा है वहां पे क्या हो गया, स्कैंडियम हो गया, और वहां पे गैलियम हो गया, और उसी की तरह यहाँ पे क्या हो गया, जर्मेनियम के रूप में जाने गए। और उसके बाद में जो खाली स्थान था, जो एका बोरोन था, एका एल्यूमिनियम था, वहां खाली स्थान पे जब एलिमेंटों को खोजा गया, जैसे स्कैंडियम को, गैलियम को, जर्मेनियम को, तो वहां पे उनके आराम से रख दिया, जिससे क्या हुआ कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, पीरियोडिक टेबल के में कुछ गड़बड़ भी नहीं हुई। और ये एक मेंडलीव जो आवर्त सारणी थी, मेंडलीव साहब थे, उनका एक सबसे बेस्ट पॉइंट था, जिसने उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि फ्यूचर में यदि कोई डिस्कवरी होगी तो मैं खाली स्थान छोड़ रहा हूं, वहां पे जैसे ही डिस्कवरी हो जाए तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों को रख देना, सॉरी वहां पे आप जो एलिमेंट है उनको रख देना। चलिए, कुछ एक इनकी भी सीमाएं हैं, सीमाएं मतलब लिमिटेशन है। हाइड्रोजन का स्थान इसे क्षार धातु और हैलोजन दोनों के साथ समानता के कारण निश्चित स्थान नहीं मिला, मतलब इन्होंने हाइड्रोजन को कोई भी निश्चित स्थान नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि इनका क्या है, क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों के साथ समानता है, क्षार धातुओं के साथ भी समानता है और हैलोजन के साथ भी समानता है, इस कारण उसको निश्चित स्थान नहीं मिल पाया। सेकंड, समस्थानिक, समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, समस्थानिक है उनका परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, अपन ने अपनी क्लास के अंदर पढ़ा ही था, ठीक है, फर्स्ट क्लास के अंदर, जिससे उनके स्थान को लेकर समस्या हुई, जिससे उनके स्थान को लेकर, मतलब इन्होंने क्या किया कि समस्थानिकों परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, जिससे उनके स्थान को लेकर समस्या हुई। तो इसका मतलब आइसोटोप्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाए अच्छे से। थर्ड, परमाणु द्रव्यमान का क्रम, परमाणु द्रव्यमान का क्रम, इन्होंने क्या किया कि कहीं कहीं पे अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व के पहले रखा, जैसे कोबाल्ट को ना निकल से पहले रख दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कभी कहीं अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखा गया, जैसे अपन कोबाल्ट को निकल से पहले रखा है, मतलब जिसका ज्यादा होना था उसको तो पहले रख दिया और जिसका कम था उसको क्या कर दिया उन्होंने बाद में रख लिया, ठीक है ना। तो ये भी एक इनकी एक लिमिटेशन थी। चलिए नेक्स्ट अपने पास आता है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी वो जो तीनों बता दिए हैं, वो मैंने आपको यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर जो लिखा हुआ टॉपिक वो है ये वाला ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, जिसे अपन बोलते हैं कौन सा, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज 1913 में किसने की थी साहब, हेनरी मोजले ने। किसने की थी साहब, हेनरी मोजले ने। किसमें, मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि ये इनका मुख्य आधार जो था वो एटॉमिक नंबर था। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या था। परमाणु द्रव्यमान की तुलना में तत्वों का अधिक मौलिक गुण है, मतलब जो मेंडलीव ने तो क्या किया, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष में रखा था, लेकिन जो हेनरी मोजले साहब आए उन्होंने ये कहा कि भाई परमाणु द्रव्यमान के कंपेयर में, परमाणु द्रव्यमान के कंपेयर में जो परमाणु संख्या है वो ज्यादा ऑथेंटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसलिए इन्होंने अपना मुख्य आधार किसको माना, परमाणु को, परमाणु संख्या को। चलिए क्या कहता है ये, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, physical and the physical and chemical properties, the physical and chemical properties of the element is the periodic function of atomic number. That is called modern periodic table. That is called a modern periodic table. ठीक है, चलिए फिर आता है इनकी विशेषता है। क्या क्या है इनकी विशेषता? इनकी विशेषता ये है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, 118। कुल कितने तत्व हैं, 118। आप सबको पता होगा कि अपन जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसके अंदर 118 तत्व है। चलिए सेकंड पॉइंट कौन सा है, इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। इसका मतलब इन्होंने आवर्त कितने बताए, 7। इन्होंने आवर्त कितने बताए, 7।
जबकि पीछे इन्होंने आवर्त कितने बताए थे, 6 बताए थे। कितने बताए थे, 6। चलिए, फिर जो 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं जिन्हें वर्ग या क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। इसका मतलब कि जो वर्ग है, जो वर्ग बताए हैं वो बताए हैं साहब कितने, 18। कितने बताए, 18। ठीक है, 7 तो आवर्त बताए हैं, 18 वर्ग कहे या समूह कहे, दोनों एक ही। थर्ड, फोर्थ, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमें 4 ब्लॉक मिलते हैं। कितने ब्लॉक मिलते हैं अपने को, 4 ब्लॉक। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अपने को कितने ब्लॉक मिलते हैं, 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक में बांटा गया। एक तो था एस ब्लॉक, एक तो था अपने पास एस ब्लॉक, एक था अपने पास कौन सा, पी ब्लॉक। एक तो एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक था अपने पास डी ब्लॉक, और एक था अपने पास कौन सा, एफ ब्लॉक। एक था अपने पास एफ ब्लॉक। इसका मतलब हेनरी मोजले की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर कितने थे, 4। एक तो एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन। तत्वों का वर्गीकरण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। मतलब सारे तत्वों का यदि वर्गीकरण करना है तो आपको किसको बेस्ड मानना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस्ड मानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, इसमें समस्थानिकों की समस्या हल हो गई क्योंकि उनके परमाणु संख्या समान होते हैं। अब जो देखो मेंडलीव ने समस्थानिकों को सही ढंग से सेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया पता, क्योंकि वहां पे जो मुख्य आधार था ना, वो आधार था कौन सा, एटॉमिक मास। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इसका जो आधार माना वो आधार माना पीरियोडिक आधार, क्या माना इन्होंने, एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर आप सबको पता है कि समस्थानिकों के तो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और जब समस्थानिकों के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो वो आराम से सेट किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपने पास समस्थानिकों के, और जो वहां पे ड्रॉबैक था जो आइसोटोप्स का, वो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट, यह तत्वों के गुणों की व्याख्या करने में अधिक तर्कसंगत है। इट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट को बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल के तौर पे अपन इस पॉइंट को देख सकते हैं, जो कौन सा है, एटॉमिक नंबर है। कौन सा है, एटॉमिक नंबर। चलिए नेक्स्ट है अपने पास, अपन ने विशेषताएं पढ़ ली है। चलिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में यदि बताऊं ना, तो अपने पास पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल की बात करें अपन, ठीक है। चलिए ये अपनी पीरियोडिक टेबल है। यहां पे कौन सा होता है साहब, एस होता है। कौन सा होता है, एस। इसके बीच में कौन सा होता है साहब, डी होता है। इसके बीच यहाँ पे सबसे इधर राइट साइड में कौन सा होता है, पी होता है। और ये वाला जो होता है इससे अपन बोलते हैं कौन सा, एफ ब्लॉक। कौन सा बोलते हैं इसको, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये अपने पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर होता है। आपके पीरियोडिक टेबल में एक तो एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक की बात करें अपन, किसकी बात करें, ब्लॉक। ब्लॉक की बात करें तो एक तो एस ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक है, और एक है अपने पास कौन सा, एफ ब्लॉक। ठीक है, 4 ब्लॉकों को अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है। अपनी लैब असिस्टेंट जो भर्ती परीक्षा है उसके अंदर अपने को एस ब्लॉक पढ़ना है और पी ब्लॉक पढ़ना है। लेकिन मैं आपको डी ब्लॉक और जो एफ ब्लॉक है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं कि ये क्या होते हैं। चलिए तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं किसकी, डी ब्लॉक की। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं किसकी, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें ना तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है अपने पास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, जिसे अपन है ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं।
जनरल इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है साहब, चलिए सेकंड पॉइंट देखें। फर्स्ट पॉइंट में जनरल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 से लेके 10 तक, और ns 0 से लेके कितना होता है 2 होता है। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका मतलब ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में वो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिनका आउटर मोस्ट, जिनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा कहां पे, डी में, जो जहां पे कहां पे जाएगा, डी में। अब ये पीरियोडिक टेबल जो बनी है, ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। इनको कैसे वर्गीकृत किया गया? इनको वर्गीकृत ऐसे किया गया है कि यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे, एस ब्लॉक में जो एलिमेंट होंगे, उनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एस ऑर्बिटल के अंदर ही जाएगा। सेम टू सेम पी में वो एलिमेंट आएंगे जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल के अंदर ही जाएगा। वैसा का वैसा डी में और वैसा का वैसा होता है एफ के अंदर। तो इसका मतलब इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो n-1 d 1 से लेके 10 और ns 0 से होता है 2। इसका मतलब s जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एक आता है, इन्हें इन ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण धातुएं कहा जाता है। इन्हें इन तत्वों को संक्रमण धातुएं कहा जाता है क्योंकि इनके बाह्यतम कोश, क्योंकि इनका बाह्यतम डी उपकोश इनके बाह्यतम डी कक्षक अर्धपूरित होते हैं। ठीक है, इन तत्वों को कौन से तत्व कहा जाता है? संक्रमण धातु कहा जाता है, क्योंकि इनका बाह्यतम डी कक्षक अर्धपूरित होता है। मतलब इनके बाहर वाला जो ऑर्बिटल होता है वो हमेशा क्या रहेगा, अर्धपूरित रहेगा, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं होगा। ठीक है, इसको यदि अपन इंग्लिश के अंदर बताऊं मैं, डी ब्लॉक एलिमेंट आर known as a transition element D block elements are known as a transition element due to partially filled d orbital मतलब ये जो है वो हमेशा पार्शियल फील्ड होता है। पार्शियल फील्ड का मतलब क्या होता है? पार्शियल फील्ड का मतलब होता है साहब, जैसे सपोज ये डी है, ठीक है, तो देखो ये हो गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 10 भर सकते हैं ना। तो अभी एक है, 9 खाली है, फिर 2 3 4 5 6 7, अब जैसे मान लो 2 भर दूं मैं, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है ना, तो ये 6 हो गया। तो इसका मतलब ये सारा क्या होता है? अर्धपूरित विन्यास होता है। कौन सा होता है? अर्धपूरित होता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो संक्रमण धातुएं नहीं कहलाती। वो संक्रमण धातुएं नहीं कहलाती। कौन कौन सी? एक तो आती है Zn CD and Hg। Zn CD and Hg संक्रमण धातुएं नहीं कहलाती।
नहीं कहलाती हैं क्योंकि क्योंकि इनका बाह्यतम डी कक्षक क्योंकि इनका बाह्यतम डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ पूर्ण भरा हुआ होता है। पूर्ण भरा हुआ होता है। इट मीन्स डी ऑर्बिटल Zn, Cd and Hg do not count in a transition element due to outermost d orbital is a fulfilled। आउटर ऑर्बिटल इज फुलफिल। इसका मतलब कि जो इन तीनों के लिए ना, ये हमेशा पूरी तरह से क्या होता है, भरा हुआ होता है। डी ऑर्बिटल जो होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, भरा हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें अपन। नेक्स्ट Zn, Cd and Hg they are known as Zn, Cd, Hg को इनका बाह्यतम डी कक्षक पूर्ण भरा होता है। Zn, Cd, Hg को नरम धातु या कोमल धातु भी कहा जाता है। Zn, Cd और Hg को कोमल धातु भी कहा जाता है। इसका मतलब ये सॉफ्ट मेटल्स भी कहलाती है। कैसी कहलाती है ये? दे आर नोन एज अ सॉफ्ट मेटल। Zn, Cd and Hg they are known as soft metals। ठीक है, इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं? सॉफ्ट मेटल बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, इनका दूसरा कौन सा नाम है, संक्रमण धातुएं कहते हैं, वो बता दिया। इसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी ऐसी है जिसको संक्रमण धातुएं नहीं कहा जा सकता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका पूर्ण जो बाह्यतम कोश होता है वो पूर्ण भरा हुआ होता है। Zn, Cd, Hg को कोमल धातुएं कहा जाता है क्योंकि इनका बाह्यतम कोश पूर्ण भरा हुआ है। इसका भी आंसर ये कोमल धातु, तो आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी इनको कोमल धातुएं क्यों कहा जाता है, तो आपको यही बताना है क्योंकि इनका जो शेल जो होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, डी ब्लॉक, वो क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, वो क्या होता है, भरा हुआ होता है। चलिए कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब आता है कितने प्रकार की होती है। मोस्टली यदि बात करें तो ये 4 प्रकार की होती है, जिसमें अपन बात करें, एक तो आता है सीरीज की बात करें, एक तो आता है इसमें 3D, एक तो 3D सीरीज आती है, एक आती है अपने पास 4D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज आती है, 4D सीरीज आती है, एक आती है अपने पास 3D सीरीज आएगी, 4D आएगी, एक आएगी अपने पास 5D सीरीज, एक आएगी अपने पास, फोर्थ पे आती है अपने 6D सीरीज। मेनली अपने को 3 सीरीज ही पढ़नी पड़ती है,
3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज है ना, 6D सीरीज इनकम्प्लीट सीरीज है विच इज एंडिंग विद द स्टार्टिंग विद द एक्टिनम। चलिए 3D सीरीज की बात करें ना तो ये क्या है, 3D सीरीज स्टार्टिंग होती है अपने 3D सीरीज स्टार्टिंग होती है अपने स्कैंडियम 21 से लेके ये स्टार्ट होती है साहब जिंक 30 तक। एक आती है अपने पास 4D सीरीज, कौन सी सीरीज आती है 4D सीरीज स्टार्ट होती है यट्रियम से लेके यट्रियम 39 से लेके एक आता है मर्क्यूरी, कैडमियम आएगा 48, ठीक है, सारों में 10-10 है। 5D सीरीज की बात करें तो 5D सीरीज के अंदर लेंथनम आएगा 57, फिर 14 लेंथनम एलिमेंट आएंगे और ये स्टार्ट हो जाएगी अपने पास लेंथनम, फिर आ जाएगा अपने पास हाफनियम से स्टार्ट हो जाएगी मर्क्यूरी तक चली जाएगी और ये चली जाएगी अपने पास 80 तक और ये चली जाएगी अपने पास 72 तक। इसके बीच में 57 से लेके जो 72 है उसके बीच में 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट आते हैं। कौन से एलिमेंट आते हैं? 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट आते हैं, ठीक है। टोटल मिलके अब 60 जो है वो इनकम्प्लीट सीरीज की बात करें अपन तो ये कौन सी है अपने पास? एक्टिनम वाली सीरीज है, इनकम्प्लीट सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है? ये इनकम्प्लीट सीरीज है, ठीक है ना। ये ज्यादा सीरीज ये ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट है नहीं, अपने को 3D सीरीज 4D और 5D सीरीज के बारे में पढ़ना है। अब एक बात बताओ, इसमें भी 30, इसमें भी 30 और इसमें भी 30, टोटल मिला के अपन यदि एलिमेंट की बात करें 10 10 10 और वो तो इनकम्प्लीट सीरीज है तो उसके अंदर अपने एलिमेंट को अपने आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसका मतलब डी ब्लॉक के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जिनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है वो डी कक्षक के अंदर भरा जाएगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अपन सीरीज की बात करें, ये डी एस और पी जो है ना वो तो अपने अगली यूनिट का नाम ही है, इसलिए मैं आपको उस जब भी वो लेक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा। अभी अपन एक बार और थोड़ा सा एफ के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का देख लेते हैं। चलिए एक आता है अपने पास एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है? एफ ब्लॉक है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें ना तो इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है अपने पास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है n-2 F12 कितना है? 14, n-2 F12 कितना है अपने पास? 14 की बात करेंगे, n-2 F2 कितना है? 14। और ये फिर जब भी बात करें अपन n-2 होता है और d जो हो जाएगा वो n-1 है, 0 से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और एक इधर आ जाएगा n ऐसे कितना हो जाएगा? 2। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। चलिए दूसरा, they are known as inner transition element. These elements are known as elements are known as inner transition element. Inner transition elements, ठीक है ना। These are known as inner transition elements। मतलब क्या है कि इन्हें अंतम संक्रमण धातुएं भी कहा जाता है। इन तत्वों को अंतर संक्रमण धातुएं भी कहा जाता है। मतलब ये थोड़ी सी और अंदर की तरफ होती है, ठीक है, अंदर। सीरीज की जब भी बात करें, किसकी बात करें हम इसमें? सीरीज मतलब कितनी सीरीज होती है इसके अंदर? सीरीज की जब भी बात करेंगे तो इसके अंदर सीरीज आती है अपने पास 2 सीरीज
अपने पास कितनी आती है? 2। एक तो आती है साहब 4F सीरीज, एक तो बोलते हैं, एक उसको तो बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। कौन सी बोलते हैं इसको? लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स सीरीज बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। एक आता है एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। लेंथेनॉइड सीरीज आर कॉल्ड एज अ 4F सीरीज एंड इट इज कॉल्ड एज अ 5F सीरीज, 5F सीरीज। कहां से कहां तक स्टार्ट होती है ये स्टार्ट होती है साहब सीरियम 58 से, सीरियम 58 से स्टार्ट होके लुटीशियम, लुटीशियम 71 तक चलती है। सीरियम 58 से स्टार्ट होकर लुटीशियम 71 तक चलती है। और एक्टिनाइड सीरीज साहब जो है वो थोरियम 90 से, थोरियम 90 से चलती है लॉरेंशियम, लॉरेंशियम LR103 तक चलती है, ठीक है। तो ये तो सीरियम से चलती है, लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं इसको, और इसे बोलते हैं अपन कौन सा? एक्टिनाइड सीरीज। ये वाली कहलाती है अपने पास लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड श्रृंखला। इसे बोलते हैं एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो मोटे मोटे तौर पे ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि ये एफ ब्लॉक होता है, जिसमें अपने को सब कुछ मैंने बहुत क्या ये दो कितने टाइप की सीरीज होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि आपके क्वेश्चन आ भी जाए, यदि आपके क्वेश्चन आ भी जाए तो आप ध्यान से समझना, यहां से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक बहुत बार पूछा जाता है, कितनी है, क्या क्या बोलते हैं इनका नाम? इसे अंतर संक्रमण धातु भी कहा जाता है। और क्या सीरीज जो होती है, सीरीज कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, एक लेंथेनॉइड होता है, एक एक्टिनॉइड होता है। लेंथेनॉइड सीरीज को 4F सीरीज बोलते हैं और एक्टिनॉइड सीरीज को बोलते हैं अपन कौन सी? 5F सीरीज, ठीक है। ठीक है, तो अपन ने डी ब्लॉक पढ़ लिया, अपन ने एफ ब्लॉक पढ़ लिया, ठीक है। एक बार आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, जितने पानी पी लूं मैं। चलिए, नेक्स्ट है अपने पास ये अपने पीरियोडिक टेबल। सबको पता है पीरियोडिक टेबल की बात करें ना, तो ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला अपना कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है साहब? एस ब्लॉक। इधर से लेके इधर ये वाला अपना कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। यहां से लेके यहां तक अपने पास कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं अपने पास? 118। कितना है? 118। ये वाला जो ब्लॉक है इसे अपन बोलते हैं कौन सा? एफ ब्लॉक। कौन सा बोलते हैं? एफ ब्लॉक। कलरफुल बहुत अच्छे से दे रखा है आपके पास। इधर वाला जितनी भी है वो एल्कली मेटल्स कहलाती है, ये एल्कली अर्थ मेटल्स कहलाती है। एस ब्लॉक तो अपने को नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है, जो अपना सेकंड यूनिट है उसके अंदर पढ़ना ही पढ़ना है। ये सारी जो येलो वाली है वो डी ब्लॉक की एलिमेंट है, ठीक है, जिसे अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एक अपने पास बेसिक मेटल भी आते हैं, एक अपने पास सेमी मेटल्स भी आते हैं। ये वाले सेमी मेटल्स की बात करें, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, इन्हें मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। इसका मतलब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में नॉन मेटल, ये इधर दे रखे अपने राइट साइड में, ये हेलोजन फैमिली होता है, ठीक है। ये नोबल गैसेज है, लेंथेनॉइड है, और ये अपने पास एक्टिनॉइड है। इसी प्रकार जो पीरियोडिक टेबल होती है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद करनी है। यदि आपको सबको पता होगा, इसके कोड होता है हेलिना की तरफ से, फरियाद बेटा मांगे, कार्ल स्कूटर, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, ठीक है ना। वो जितने भी कोड बने हुए हैं वो आप सबको अच्छे से पता ही होंगे, ठीक है। जब भी अपन एस ब्लॉक की बात करेंगे, पी ब्लॉक की बात करेंगे, तो वो वहां पे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और अपने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया है। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अपने क्वेश्चंस की तरफ अगर बात करें तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या पूछ रहा है ये? आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? मतलब इनके जनक कौन है?
दिमित्री मेंडलीव है? नहीं है साहब, हेनरी मोजले है, बिल्कुल, वेरी गुड, हेनरी मोजले है साहब। चलिए सेकंड का आंसर दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान पे तो कौन सी है? मेंडलीव की है। कौन सी है? मेंडलीव। मेंडलीव आवर्त सारणी, इसके ऊपर तो कौन सी है? मेंडलीव आवर्त सारणी है साहब। किस पर? एटॉमिक मास पे। परमाणु आयतन नहीं है, परमाणु क्रमांक, वेरी गुड, परमाणु क्रमांक। दूसरे का आंसर है सेकंड, थर्ड, परमाणु क्रमांक पे आधारित है ना। मतलब ये कहा था ना कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जितने भी है वो उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह है? कितने आवर्त और समूह है? चलिए, इसका आंसर भी अपने को आ गया है, 7 आवर्त है और 18 समूह है। 7 आवर्त और कितने हैं? 18 समूह है। 7 आवर्त और कितने हैं? 18 समूह है। चलिए, ये 3 क्वेश्चन थे अपने। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, आवर्त सारणी के वर्ग 16 को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के वर्ग 16 को, ये वैसे भी आपको पी ब्लॉक में पढ़ाना है, लेकिन आपको यदि मैं इसका बताऊं तो इसे अपन कैल्कोजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन को? कैल्कोजन, ठीक है ना। ये आवर्त सारणी का जो पी ब्लॉक है उसके अंदर से क्वेश्चन था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए, नेक्स्ट है अपने पास आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के छठे तत्व में कितने हैं? 42, सॉरी कितने हैं? 32। कितने हैं साहब? 32, ठीक है। तो ये अपने 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक बार मैं स्टार्ट से स्लाइड स्टार्ट कर रहा हूं, आप फटाफट अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात मैं आपको और एफ ब्लॉक के बारे में बताऊं ना, तो इसके अंदर मोस्टली जो है ना ट्रांस यूरेनिक और पैरा यूरेनिक और मोस्टली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, वो जो सीरीज होती है ना, वो सारी सीरीज इसके अंदर उपस्थित होती है, ठीक है। चलिए, पीरियोडिक टेबल तो आपको बहुत अच्छे से मिल ही जाएगी। पीरियोडिक टेबल, एक काम तो ये जरूर कर लीजिए, पीरियोडिक टेबल तो आपके पास हमेशा होनी चाहिए, ऑफलाइन प्रिंट आउट होना चाहिए। प्रिंट आउट से आप उसको सब कुछ टिक करते रहिए, ठीक है। चलिए, आज की क्लास का समापन अपन यही करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज जो मैंने सब कुछ पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है ना। एकांत वास के अंदर अपने आप को सुदृढ़ कीजिए, जिससे इस लैब असिस्टेंट भर्ती प्रतियोगिता के अंदर आप एक सीट निकाल पाए। मैं उम्मीद करूंगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा, जिससे आपको कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। धन्यवाद।